नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो क्रीमी लेयर की बात की गई है और कोटे में कोटा निर्धारण करने का जो आज फैसला मतलब दिया गया था राज्यों को कि राज्यों को भी वो अधिकार है कि वो जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो कोटा है उसमें क्रीमी लेयर निकाल के मतलब उनको अलग कर सकते हैं। तो इसको लेके काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। भले ही इस केंद्र सरकार ने अभी ये कह दिया है कि कोई भी मतलब कोटा मतलब क्रीमी लेयर का मामला कुछ भी ऐसा मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से नहीं लेगी। तो अभी भी जो आरक्षित वर्ग के लोग बैठे हुए हैं वो इस असमंजस में बैठे, उनको लगा हुआ है कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखे तभी कहीं जाके ये मामले को मतलब शांत कराया जा सकता है। इसी को लेके आगामी 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है और जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर में 17 तारीख को महारैली निकाली जा रही है। तो इसको लेके मतलब एक संगठन बना हुआ है आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ। तो इसके बैनर के तले महारैली का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में महासंघ है, इनके मतलब अध्यक्ष बैठे हुए हैं देवेश चौधरी जी। हम इनसे बात करेंगे। देवेश जी, मतलब ये क्या जो आपकी कल महारैली है तो मतलब अभी तो केंद्र सरकार ने भी बोल दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या आपको केंद्र सरकार पे विश्वास नहीं है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है मंगलेश जी, जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सांसद जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और उनसे कहा कि साहब इसमें क्रिमिनल नहीं लगना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए जो फाइंडिंग्स दी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पासिंग रिमार्क है जस्टिस बी आर गवई का। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये आदेश में लिखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण के साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हमने बिल्ली के हाथ में जो है दूध की रखवाली दे दी है। हम प्रधानमंत्री से अगर ये उम्मीद करें कि वो हमारे आरक्षण की रक्षा करेंगे तो मुझे लगता है ये हमारे लिए किसी जो है मतलब ये दुर्भाग्य से कम नहीं है। ये बात सीधी सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा नेक है, अगर केंद्र सरकार की मंशा नेक है तो वह सीधे अध्यादेश लागू करे और केंद्र सरकार जो है संसद का आपातकालीन सत्र बुलाए, विशेष सत्र बुलाए। जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में 2018 में जस्टिस यू ललित और जस्टिस गोयल ने जो आदेश दिया था, उस आदेश को संसद के द्वारा न्यूट्रल किया गया था एक प्रस्ताव पारित करके। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 6-1 का जो आदेश आया है, जिसको जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने, जस्टिस मनोज शर्मा ने, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने, जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने, जस्टिस विक्रम नाथ जी ने और जस्टिस मित्तल जी ने जो फैसला दिया है, सिर्फ उसमें जस्टिस BLS त्रिवेदी ने अपनी अलग राय रखी है और जस्टिस BR गवाई ने जो है चीफ जस्टिस के साथ अपने सुर में सुर मिलाया है। और ये जो बात है क्रीमी लेयर की, ये जस्टिस BR गवाई की बात है। वो जस्टिस BR गवाई ने यह कहा है कि राज्य सरकारें इसमें क्रीमी लेयर भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में देखें और उस पर उनको अलग करने का विचार करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप हमारा बैकलॉग तो पूरा किए नहीं है और हमारा संविधान में जो है किसी भी तरीके से क्रीमी लेयर लाने का प्रावधान ही नहीं है। और संविधान का अनुच्छेद 341 342 जो है वो अधिकार जो है संसद के द्वारा राष्ट्रपति को है कि वो किस जाति को किस में रखना है, उसका वर्गीकरण क्या होगा, उसका उपवर्गीकरण क्या होगा, उसका विभाजन क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन कैसे होगा। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यों के पास है। और ये आपको मालूम चाहिए, देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा है, जिसमें एम चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ना उपवर्गीकरण किया जा सकता, ना इसके साथ छेड़छाड़ किया सकता है, क्योंकि राज्यों के पास कोई डाटा नहीं है, मात्रात्मक आंकड़े नहीं है उनके पास। तो जब उनके पास मात्रात्मक आंकड़े नहीं है तो वो कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी जाति संपन्न हो चुकी है, कौन सी जाति जो है अभी मुख्यधारा में नहीं जुड़ी है। अभी तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो है 1.5 लाख जो है बैकलॉग के पद खाली हैं अकेले। अगर ये कहें तो 10 लाख तो पूरे भारत में खाली हैं, 1.5 लाख तो मध्य प्रदेश सरकार में हमारे बैकलॉग के पद खाली हैं। अगर वो बैकलॉग के पद क्यों नहीं भर रहे हैं? और यदि आपको जो उपवर्गीकरण करना है समाज में अनुसूचित जाति जनजाति में जो जातियां पीछे रह गई हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण में उन जातियों को रख दीजिए आप और कहिए कि हाँ ठीक है, हम इनको भी मुख्य धारा में लाने का काम। तो आपको क्या लगता है कि ये जाति में ही लड़ाने का एक इरादा है? आपने मुख्य मुद्दे की बात करी। ये सुप्रीम कोर्ट जातियों से जातियों को लड़ाने का काम कर रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में आपस में ही ये जो है अविश्वास पैदा करने का काम कर रहा है। आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति में भी कुछ जातियां हैं जो असुरक्षित धंधों से जुड़ी हुई हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा था कि आप असुरक्षित धंधों को छोड़ दीजिए और आप अपने हाथ में कलम पकड़ लीजिए। लेकिन कलम पकड़ने की बजाय वो जो है हिंदुत्व का झंडा पकड़े हुए हैं और आरएसएस एक षड्यंत्र कर रहा है। आरएसएस चाहता है कि जो अम्बेडकरवादी जातियां हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास करती हैं, उनको आरक्षण के लाभ से वंचित कर दें आप,
ताकि ये वर्ग जब आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा तो ये विचारधारा को भी कैसे लेके चलेगा, और हम इनको फिर से पेशवा युग में लौटाते हैं। आपको पता है कि वो कौन सी जातियां जो अम्बेडकरवाद को लेकर चल रही हैं, उन जाति को कमजोर करने का यह न्यायपालिका के माध्यम से आरएसएस का एक षड्यंत्र है। और मैं तो कहता हूं कि यह बड़ा गहरा और महीन षड्यंत्र है। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है 2025 में, इसलिए वो जो है इस तरीके की तोड़फोड़ कर रही है ताकि उसका विरोध करने के लिए कोई व्यक्ति रहे ना। अच्छा, ये केंद्र सरकार ने जो मतलब ये मतलब फैसला मतलब सुनाया है या बताया है राज्यों को कि मतलब वो चाहे तो क्रीमी लेयर मतलब कर सकते हैं, लेकिन सरकार को, राज्य सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनको तो अधिकार नहीं है। अधिकार तो राष्ट्रपति को या फिर केंद्र की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कैसे ये मतलब वो कर दिया? मैं मंगलेश जी 565 पेज का जजमेंट है जो 1 अगस्त 2024 को आया है, उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यही चीजें रखी हुई हैं और उन्होंने बकायदा ये कहा है कि ये अधिकार जो है राज्यों को नहीं है, क्योंकि राज्यों के पास कार्यपालिक और विधायी शक्तियां नहीं है, और ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, क्योंकि अधिकार पार्लियामेंट के माध्यम से अधिकार जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा तरीके से एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कह सकता था कि 80% का कानून बना हुआ है उसको सख्ती से लागू किया जाए और इस देश में हम जाति व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं और जाति भेदभाव खत्म कर रहे हैं, इस तरीके का कोई आदेश देना था जो कि एक नजीर बनता। लेकिन आप आदेश क्या दे रहे हो? आप आदेश दे रहे हो कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जातियां हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ जातियां जो है पिछड़ चुकी हैं, कुछ जातियां जो है मुख्य धारा में नहीं आ पा रही हैं, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार जो स्पेशल कंपोनेंट फंड के तहत कुछ राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में उनके समग्र विकास के लिए राशि मुहैया कराती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके का समझ रहा है कि कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है आरक्षण। क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रखे गए जो अकाट तर्क थे और जो पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, उसके बदले कम्युनल अवार्ड ठुकराने के बदले मिला हुआ मुआवजा है, जो कि अस्पृश्यता और गैर बराबरी और सामाजिक भेदभाव की व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक के लिए ये व्यवस्था है। बहुत से लोग इस तरीके की बात भी मंगलेश जी करते हैं कि आरक्षण तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 वर्ष के लिए किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 वर्ष के लिए कोई आरक्षण नहीं किया था, वो राजनीतिक आरक्षण था है, और नौकरियों में और शिक्षा में जो आरक्षण है उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट की बात आई थी, जब केंद्र सरकार ने इस पे कानूनी बना दिया था, जो भाजपा के जो एमपीज हैं ये मतलब इस प्रकार से मतलब सारे चुप थे, बोले नहीं। अभी जब बात आ रही सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब ये क्रीमी लेयर की बात करी है, अब सारे जो भाजपा के जो दलित वर्ग के एमपीज हैं वो पीएम के पास पहुंच गए। अब क्या लगता है कि उनको भी ये डर था कि भाई कहीं हमारी भी कुर्सी मतलब जा सकती है, हम अपने समाज के साथ मतलब हमको विरोधाभास का सामना ना करना पड़े तो हमको जाके बोलना पड़ेगा? मंगलेश जी क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दुखी मन से पूना पैक्ट को स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझ चुके थे, जो चीज आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण ने और खासकर राजनीतिक आरक्षण ने चरणदास चुन के भेजे हैं और ये सारे चरणदास हैं और इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये बात कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी सांसद रह चुकी है उनकी औलादों को अब टिकट नहीं मिलेगी और उनको जो है मौका नहीं मिलेगा, कहीं हमारे लिए भी एक क्रीमी लेयर लागू ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्रीमी लेयर पे जोर दिया। इन्होंने सब क्लासिफिकेशन पे जोर नहीं दिया, इन्होंने उपवर्गीकरण पे जोर नहीं दिया। ये आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनको जो है अपने समाज की चिंता नहीं है, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हाँ क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो क्रीमी लेयर शब्द सबसे पहले कहां से आया मंगलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें फुल बेंच बैठी हुई थी, उस इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये क्रीमी लेयर शब्द आया था जो ओबीसी के आरक्षण के लिए लागू हुआ था। ये तो संविधान में शब्द है ही नहीं इस बात का। और इंदिरा साहनी केस में जो है आरक्षण की सीमा 50% बांधी गई थी, सीलिंग भी हमारा संविधान नहीं देता है। जब सवाल यह है कि हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ रही है तो हमारा आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की तो जातिगत जनगणना होती है, ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। तो जब सरकार के पास आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर उसको परसेंटेज बढ़ाना चाहिए आरक्षण का, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ा रही है आरक्षण का। जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है उसी में तोड़फोड़ करने का काम कर रही है ताकि जातियां आपस में लड़े। और आप ये देख रहे हैं इस बात को कि 21 तारीख का जो भारत बंद है उसमें कुछ जातियां जो है उसके विरोध में भी उतर आई हैं कि नहीं, जैसे मान के चलिए कि उनके घर से बोला के आईएएस आईपीएस बना दिए जाएंगे, जबकि हम भी उनका विकास चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पैक्ट टू सोसाइटी की जो बात की थी, ये जो सबल दलितों की जिम्मेदारी बनती है, सबल आदिवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुख्य धारा में छूट गए लोग हैं उनको हम मुख्य धारा में लेके आए। लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी बाहरी को दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो नहीं कहते कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा सिर्फ समुदाय विशेष क्यों उठाता है, उसका फायदा जो है क्षत्रिय समाज को या वैश्य समुदाय को क्यों नहीं मिलता है, हम तो ये बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये जाति जनगणना की बात हो रही है, 1930 के बाद से कोई भी जाति जनगणना नहीं हुई है।
बिहार सरकार ने तो वहां पे लागू भी कर दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार से बोल रही है, जो कि बिहार सरकार ने लागू किया, कोर्ट ने उसको मतलब वो कर दिया है। तो अब सरकार, बिहार सरकार तो खुद बोल रही है कि इसको मतलब केंद्र सरकार के हाथ में है पूरा गेम, कि वो उसको लागू करवा सकती है। तो सवाल प्रदेश का नहीं, पूरे भारत में इसकी जनगणना होना चाहिए, लेकिन सरकार बचना चाहती है। अगर बचती है तो कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा लगता है कि भाई जब सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे तो हमको आरक्षण बढ़ाना भी पड़ेगा। तो अब क्या लगता है, ये जो क्रीमी लेयर वाली बात आई है और क्रीमी लेयर की बात उठने के बाद वो जातीय जनगणना की बात जो दब गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब जातीय जनगणना की बात ना उठे और इस पे ही हम सारा खेल खेल लें? देखिए क्या होता है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि जातीय जनगणना के मुद्दे को हाशिए पर ढकेलने के लिए इस तरीके के फैसले दिए गए हैं ताकि पूरा देश इसी पे चिंतन करे, इसी पे चर्चा करे और जातीय जनगणना की बात ना हो। और मजेदार बात तो ये देखिए, जो क्रीम खा रहे हैं वो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। जो समाज में बैठ के क्रीम खा रहे हैं और वो दूसरों के लिए क्रीमी लेयर बना रहे हैं, वो दूसरों के लिए मलाईदार परत बना रहे हैं। इस तो मतलब ये विडंबना देखिए कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। तो ये जो पूरी सिनारियो है, ये जो पूरा परिदृश्य है, हमको इसको समझना होगा कि ये जो हम 1931 के बाद 2011 में जातीय जनगणना हो चुकी थी, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जानबूझ के उसमें अड़ंगे लगाए हैं और मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा आंकड़े सार्वजनिक नहीं वही सरकार तो लागू करने की तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपने बिहार सरकार का उदाहरण दिया है। बिहार सरकार ने दरअसल जातिगत जनगणना नहीं कराई है, जातिगत सर्वे कराया है। जनगणना का अधिकार राज्यों को है भी नहीं है, ये केंद्र को है। तो ये सर्वे है, सर्वे के आधार पर हमारे पास एक आउटपुट आता है कि उस वर्ग की कौन सी जातियां हैं। और जहां तक आपने सवाल किया, बहुत मौजूद सवाल किया कि सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है। जो सर्वाधिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं, वो हाशिए पे है, वो जो है गिनती में गिनने लायक हैं, तो उनको फिर उनकी आबादी के हिसाब से जो है बंटवारा करना पड़ेगा। इसलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति है जो 10 कमरों के मकान में रह रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने मकान में किसी के अंदर नहीं आने दूंगा। और एक व्यक्ति है कि एक कमरे में ही जो है 10 से 15 लोग रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारी परिवार बढ़ गया है, हमारी आबादी बढ़ गई है, अब हमको जो है अतिरिक्त कमरों का निर्माण करना है, सरकार हमको इसके लिए व्यवस्था करे। तो सरकार कहती है कि नहीं, एक ही कमरे में आप लोग रहिए। और जहां पे एक आदमी है वो अपने 3 लोगों के साथ जो है 10 कमरों का उपभोग कर रहा है, वो कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं ताकि संसाधनों का जब बंटवारा होगा तो आज जो संसाधनों का सबसे ज्यादा उपभोग कर रहे हैं उनको जो है उनकी जाति के अनुपात में, उनकी संख्या के अनुपात में, उनके नंबर के अनुपात में उनको वो संसाधन प्राप्त होंगे। अच्छा, ये क्रीमी लेयर पे मतलब खुल के मतलब मायावती विरोध कर रही है, सामने आके बोल रही है। अभी तक इस पे ना तो आप पार्टी केजरीवाल की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है, ना कांग्रेस की तरफ से आया है, ना बीजेपी भी बोल रही है। तो इसमें क्या लग रहा है कि ये पार्टियां सिर्फ क्या मुद्दे बनाती हैं सिर्फ चुनाव के लिए? देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तो ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य और हम अपने राज्य में इसको सबसे पहले लागू करेंगे। और राहुल गांधी मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, जबकि यह उनकी सरकार है। कर्नाटक सरकार कहती है कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम उसको लागू करेंगे। तो ये सरकार तो लागू करने के लिए बैठी हुई है। तो कांग्रेस का इस मामले में जो शुतुरमुर्गी रवैया है, जो गिरगिट वाला रवैया है, वो देश देख रहा है। रहा सवाल आगे आने का, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये सारे वही लोग आगे आए हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। ये वो लोग आगे आए हैं इनको, जबकि मुख्यधारा की राजनीति में जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोट सिर्फ इसलिए लेते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान की किताब दिखा दिखा के जो वोट हासिल करते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो भी जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए सरकार को बाध्य करें और ये मुद्दा करें। आपको पता होगा जब ये 1 अगस्त को ये फैसला आया, उस समय तक संसद का सत्र चल रहा था है, लेकिन ये समय के पहले सत्रावसान कर दिया गया और इस पर किसी ने चर्चा तक नहीं की। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे तक संभल के बोल रहे हैं कि हम इस बारे में जो है अपने विधिवेत्ताओं से बात करेंगे, हम एनजीओ से बात करेंगे, है क्रीमी लेयर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उपवर्गीकरण के मुद्दे पे वो भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। रहा सवाल आपकी आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी जैसी पाखंडी और दोगली पार्टी भारत के राजनीति में कोई दूसरी नहीं हुई है। भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के ये सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितों के साथ ही कुठाराघात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मंत्री गौतम जी को सिर्फ जय भीम बोलने की वजह से पद से इस्तीफा देना पड़ा था, 22 प्रतिज्ञाएं लेने की वजह से उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये वो लोग हैं जो आरएसएस की बी टीम है और आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत करें। अच्छा, ये जो 21 तारीख का जो आंदोलन है, पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, तो ये क्या 2018 की जो आप लोगों ने इतना बड़ा हड़ताल की थी, पूरा बद्ध था, तो उसी के लेवल का रहेगा या उससे भी ज्यादा बढ़ के होगा? जी,
ये मंगलेश जी, अभी हमारा पूरा ध्यान केंद्र था 17 तारीख की महारैली के संबंध में। कल की महारैली के बाद हमारी रणनीति बनेगी 21 तारीख के भारत बंद के मामले में। और आपको पता है कि 2 अप्रैल का जो भारत बंद था, स्वतः स्फूर्त था, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसकी नुमाइंदगी नहीं की थी और लोग खुद घरों से निकल के आए थे और हमारे 16 बच्चों ने जो है शहादत दी थी। तो इस बार का जो आंदोलन होगा 2 अप्रैल से भी भयंकर आंदोलन होगा और प्रचंड आंदोलन होगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि ये जो है बार बार जो हमारे आरक्षण के साथ और बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका जवाब इनको देना सड़क पर बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए आपको दिखाई देगा कि ये भी जो है 21 अगस्त भी जो है एक इतिहास बनने जा रही है। तो 21 अगस्त का जो आंदोलन है वो इतिहास बनने जा रहा है। जैसे कि क्रीमी लेयर पे जो अभी चर्चा चल रही है और जितना विरोध देखा जा रहा है केंद्र सरकार के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के प्रति, तो अब ये कहीं ना कहीं ये 2 अप्रैल जो 2018 में जो आंदोलन हुआ था एट्रोसिटी एक्ट को लेके, उससे भी बढ़कर आंदोलन की तैयारी चल रही है 21 तारीख की। और इसका एक ट्रेलर मतलब अभी 17 तारीख को दिखेगा। इसके बाद ही कहा जा सकता है कि 21 तारीख का जो आंदोलन है वो कितना बड़ा आंदोलन होगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।